Hello students, good morning to all of you. Here we are discussing our long question of our novel, that is the title of this novel, and discussing as a scientific novel or discuss as a plot of this novel. The Invisible Man is a science fiction novel by H.G. Wells. मीन्स जो ये हमारी प्रेजेंट नॉवल है ये क्या है, हमारी साइंस फिक्शन नॉवल है. मीन्स ये एज इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमारी नॉवल है और इनकी राइटर कौन है, H.G. वेल्स. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1897 एज अ नॉवल. जो ये हमारी प्रेजेंट नॉवल है 1897 में ये पब्लिश हुई है. And the time machine and the island of Dr. Moray were written by H.G. Wells using first person narrator. जो ये वर्क हैं द टाइम मशीन एंड द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरे, ये किसके द्वारा, H.G. वेल्स के द्वारा लिखे गए हैं. बट इसमें इन वर्क्स में H.G. वेल्स ने फर्स्ट पर्सन नरेटर फॉर्म को यूज किया है. लेकिन but Wells adopt a third person objective point of view in the Invisible Man. लेकिन इन्होंने H.G. वेल्स ने इनविजिबल मैन में थर्ड पर्सन नरेटर का यूज किया है. मीन्स जो स्टोरी नरेट करता है वो कोई थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है. फर्स्ट पर्सन मीन्स टू से अगर मैं नरेट करता हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, मेरे सामने कोई दूसरा पर्सन नरेट करता है तो वो सेकंड पर्सन, और जो मेरे और सेकंड पर्सन के अलावा कोई और हमारी स्टोरी जो है नरेट करता है तो वो क्या होगा, हमारा वो थर्ड पर्सन नरेटर हो जाता है. एंड द नोवेल इज कंसिडर्ड इंटरेस्टिंग, इन्फ्लुएंशियल एंड हेल्प्ड एस्टेब्लिश वेल्स एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन. जो हमारी ये नोवेल है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और हेल्प करती है क्या करने में, H.G. वेल्स को एस्टेब्लिश करने में एज अ फादर ऑफ साइंस फिक्शन नॉवल. इन्हें एज अ फादर ऑफ साइंस फिक्शन नॉवेल्स का फादर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है ये नॉवल. द इनविजिबल मैन टू होम द टाइटल रेफर्स इज ग्रिफिन. इनविजिबल मैन का जो टाइटल है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो किसको रेफर कर रहा है, वो ग्रिफिन को रेफर कर रहा है. एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट. वो क्या है, एक साइंटिस्ट है. हु हैज डिवोटेड हिमसेल्फ टू रिसर्च. जिसने अपने आप को डिवोट कर दिया किस चीज के लिए, रिसर्च के लिए डिवोट कर दिया है अपने आप को. एंड he invents a way to change a body's refractive index to that of air so that it neither absorb nor reflect light. इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, इसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि हमारी बॉडी को एज इस फॉर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में ऐसे चेंज कर देते हैं कि उसके एयर भी उसमें से इधर से उधर आर पार हो सके. मीन्स वो एयर ही हो जाती है. और वो क्या है, हमारी जो बॉडी होती है वो ना तो अब्जॉर्व करती है किसी चीज को, ना ही कुछ रिफ्लेक्ट करती है. मीन्स हमारी जो बॉडी हो जाएगी वो इनविजिबल हो जाएगी, ना तो कुछ वो ऑब्जॉर्व करेगी ना ही रिफ्लेक्ट करेगी. हम पर अगर कोई लाइट गिरती है तो हम जो हमारी बॉडी होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. मीन्स सभी को दिखाई देती है लाइट पड़ने से. बट अगर डार्क होगा, अंधेरा होगा, हम पर लाइट नहीं पड़ेगी तो किसी को दिखाई नहीं देगी. मीन्स टू से उसने ऐसा फॉर्मूला इन्वेंट किया है कि लाइट हम पर गिरने के बावजूद हमारी जो बॉडी है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी. नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, अ मिस्टीरियस मैन ग्रिफिन रेफर टू एज द स्ट्रेंजर. जो इस नॉवल में हमारा एक मिस्टीरियस मैन है जो जिसका नाम ग्रिफिन है, रेफर्स टू एज द स्ट्रेंजर. वो उसे कैसे रेफर किया गया है, उसे स्ट्रेंजर की फॉर्म में रेफर किया गया है. ही अराइव्ड एट द लोकल इन ओन्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस हॉल ऑफ ईपिंग. ईपिंग दैट इज इन द प्लेस ऑफ वेस्ट ससेक्स ड्यूरिंग अ स्नो स्टॉर्म. वहाँ पे क्या है, जो स्ट्रेंज पर्सन है वो आता है कहाँ पे, एक लोकल इन होता है, बार होता है, और उसका ओनर कौन होता है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल होते हैं. वो प्लेस क्या है, ईपिंग प्लेस का नाम है, जो कि वेस्ट ससेक्स में एस्टेब्लिश है, एक गांव.
ड्यूरिंग अ स्टॉर्म यानी कि विंटर सीजन के दौरान की ये जो है इंसिडेंट है। द स्ट्रेंजर वियर्स अ लॉन्ग स्लीव्ड थिक कोट एंड ग्लव्स, हिज फेस इज हिडन एंटायरली बाय द बैंडेजेस एक्सेप्ट हिज नोज। मीन्स क्या कहते हैं, जो स्ट्रेंजर है उसने एक लंबा लॉन्ग स्लीव्स का कोट पहना हुआ था, थिक कोट था उसका, एंड उसने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। उसने अपने फेस को कम्प्लीटली क्या बैंडेजेस से कवर किया हुआ था, ओनली उसकी नोज ही बची हुई थी। एंड ही वियर्स अ वाइड ब्रेम्ड हैट, और उसने एक जो घुमावदार एक हैट होती है लॉन्ग टाइप की, वो हैट उसने डाली हुई थी। ही डिमांड्स टू बी लेफ्ट अलोन, वो क्या डिमांड करता था, वो अकेला रहने की डिमांड करता था। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हिज रूम वर्किंग विद अ सेट ऑफ केमिकल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम कहाँ स्पेंड करता था, वो अपना टाइम स्पेंड करता था केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में। Many local towns people believe that to be very odd, बहुत सारे उस टाउन के पीपल थे, वो क्या विश्वास करते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ओड मीन्स, ओड किसे कहते हैं, जो सबसे अलग हो। वो उन सभी से अलग था, वो अपीयरेंस में भी अलग था, इसी वजह से सभी पीपल उसे ओड समझते थे, सबसे अलग समझते थे। एंड ही बिकेम द टॉक ऑफ विलेज विद मैनी थियरीज, और उस टाइम के दौरान वो जो विलेजर्स की एक चर्चा का विषय बना हुआ था, और बहुत सी इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज वहाँ पे फैली हुई थी। ग्रिफिन इज रनिंग आउट ऑफ मनी एंड इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू पे फॉर हिज बोर्ड एंड लॉजिंग। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे जो ग्रिफिन के पास जो है मनी खत्म होती चली गई, और जैसे ही कम पड़ने लगी, और उसे अपने बिल हैं जो वो पे करने थे, होटल का रूम का रेंट पे करना था, बाकी होटल के रेंट भी देने थे, तो इसके लिए वो काफ़ी सोचने लग गया कि अब मैं कैसे मनी अर्न करूं। मेनवाइल अ मिस्टीरियस बर्गली occurs in the village, और उसी टाइम के दौरान क्या है, एक रहस्यमयी चोरी हुई उस विलेज के अंदर। When Mrs. Hall blames stranger for all these things, और जब मिसेस हॉल इन सभी चीज़ों के लिए स्ट्रेंजर को दोषी ठहराती हैं, उसके ऊपर सारा ब्लेम करती हैं, देन ही रिवील हिज इनविजिबिलिटी टू हर इन अ फिट ऑफ एंगर। तब क्या करता है, वो गुस्से में अपनी आइडेंटिटी, जो उसकी इनविजिबिलिटी थी, वो रिवील कर देता है। ये सभी कैसे करता है, वो गुस्से में उसके सामने रिवील कर देता है, अपनी बैंडेजेस को उतार के, अपने जो क्लॉथ्स को उतार के, इनविजिबल होकर अपनी आइडेंटिटी उसके सामने खुद रिवील कर देता है। ही रन्स अवे फ्रॉम देयर, और वो वहाँ से भाग जाता है। देन टॉमस मार्वेल बिकेम हिज असिस्टेंट, और उसके बाद उसकी जो मुलाकात है वो टॉमस मार्वेल से होती है, जो कि बाद में इसका असिस्टेंट बन जाता है। विद मार्वेल ही रिटर्न्स टू द विलेज टू रिकवर 3 नोटबुक्स दैट कंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद वो मार्वेल के साथ वापस आता है विलेज में, क्या करने, अपनी जो वो उसके नोट्स हैं, जिसके अंदर क्या है, उसके एक्सपेरिमेंट्स के फार्मूले नोट हैं, उन्हें कलेक्ट करने के लिए वो दोबारा आता है। मार्वेल अटेम्प्ट्स टू बिट्रे द इनविजिबल मैन, जो मार्वेल हैं वो इनविजिबल मैन को धोखा देता है। हु थ्रेटन्स टू किल हिम, और जो इनविजिबल मैन है उसे किल करने की धमकी देता है। बट ही वॉज शूट बाय वन ऑफ द बार पैट्रन्स, लेकिन जो वो है इनविजिबल मैन है, उसे गोली लग जाती है, बुलेट लग जाती है। किसके द्वारा, एक बार होता है जो कि जिस बार में वो टॉमस मार्वल को पकड़ने के लिए घुसता है, वहाँ के जो पैट्रन होते हैं उनके थ्रू उसे एक बुलेट लग जाती है। देन इन नेक्स्ट पैराग्राफ द इनविजिबल मैन टेक्स शेल्टर इन अ नियर बाय हाउस, और उस इन के साइड बाय एक हाउस था, नियर बाय एक हाउस था, जहाँ की जो इनविजिबल मैन है वो शेल्टर लेता है। That turns out to belong to Dr. Camp, a former
एक्वेंटेंस फ्रॉम मेडिकल स्कूल, जो हाउस था जहाँ इनविजिबल मैन शेल्टर लेता है, वो एक हाउस था। किसका था वो हाउस? डॉक्टर कैम्प का था, जो कि एक साइंटिस्ट थे, एक मेडिकल स्कूल से बिलोंग करते थे। टू कैम्प ही रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, और इनविजिबल मैन जो है उससे नॉन था, उसको जानता था, और इसीलिए वो उसे जानता है, अपनी आइडेंटिटी उसके सामने रिवील कर देता है कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी, कि वो कौन है, कहाँ से आया है, वो उसे कैसे जानता है। बट कैम्प हैज डिनाउंस्ड ग्रिफिन टू द लोकल अथॉरिटीज, लेकिन जो कैम्प है वो उसके बारे में लोकल अथॉरिटीज यानी कि वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। वैन आद्य एंड हिज मैन अराइव्स एट कैम्प्स हाउस, जब कॉलोनल आद्य और उसका मैन मीन्स अदर पुलिसमैन उसके घर आते हैं, ग्रिफिन फाइट्स हिज वे आउट, ग्रिफिन भागने के लिए फाइट करता है। द नेक्स्ट डे लीव्स अ नोट अनाउंसिंग दैट, और नेक्स्ट डे एक नोट वहां पे छोड़ता है जिसमें कि क्या अनाउंस किया गया था? आई विल किल दिस कैंप टिल इवनिंग, मैं शाम तक इस डॉक्टर कैंप को किल कर दूंगा। ग्रिफिन शूट्स आद्य, ग्रिफिन जो है कॉलोनल आद्य को शूट कर देता है। देन ब्रेक्स इनटू कैंप्स हाउस, और उसके बाद कैंप के हाउस में घुस जाता है। स्टिल ऑब्सेस्ड विद किलिंग कैंप, और उसके अंदर जो है डॉक्टर कैंप को किल करने की बिल्कुल ये कहो आप, वो ऑब्सेस था, पागल था डॉक्टर कैंप को किल करने के लिए। ग्रिफिन नियरली स्ट्रैंगल्ड द डॉक्टर बट ही इज सीज्ड, ग्रिफिन क्या है? ग्रिफिन ने डॉक्टर को बिल्कुल एकदम से दबोच ही लिया था कि बट ही इज सीज्ड, लेकिन वो पकड़ा जाता है। एंड सेवेजली बीटन बाय द मॉब, और जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसके द्वारा वो काफी पीटा जाता है। His last word are a desperate cry for mercy, और उसके जो लास्ट वर्ड होते हैं वो एक तरह से दया की भीख की तरह होते हैं, वो दया की भीख मांगता है। इट इज अ काइंड ऑफ डेस्परेट क्राई फॉर मर्सी, मर्सी मीन्स दयालुता, दयालुता की भीख मांगता है, दयालुता के लिए चीखता है वो। डिस्पाइट ग्रिफिन्स मर्डरस एक्शन, कैम्प अर्ज the mob to stand away and try to save the life of invisible man. ग्रिफिन कैंप को मारना चाहता था, उसके इस व्यवहार के, इस बिहेवियर के बावजूद जो कैंप है वो मॉब से, उस भीड़ से अर्ज करता है, प्रार्थना करता है कि आप एक साइड खड़े हो जाइए प्लीज, एंड ट्राई टू सेव द लाइफ ऑफ द इनविजिबल मैन, और इनविजिबल मैन की लाइफ को सेव करने की कोशिश करता है, बट वो उसे बचा नहीं पाता। द इनविजिबल मैन्स बैटर्ड बॉडी ग्रेजुअली बिकेम्स विजिबल एज ही डाइज, और जैसे धीरे धीरे जब इनविजिबल मैन की सांसें छूटने लगती हैं, उसकी जो बैटर्ड, जो मीन्स विदाउट क्लोथ्स जो उसकी बॉडी है वो धीरे धीरे विजिबल होने लगती है, धीरे धीरे वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। एंड एट लास्ट इन द एपिलॉग, इस नॉवल के लास्ट में जो राइटर हैं उन्होंने एक एपिलॉग के बारे में भी, एपिलॉग भी ऐड किया है। एपिलॉग मीन्स टू से आप कह सकते हो एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग होता है कोई आपकी स्पीच है, आप अपनी स्पीच पूरी फिनिश करने के बाद जो लास्ट आप उसका एग्जिस्ट बताते हैं, उसका रिजल्ट बताते हैं, जो स्पीच का लास्ट का पार्ट होता है वो आपका एपिलॉग कहलाता है। एंड जो इसी के अपोजिट में प्रोलॉग होता है, प्रोलॉग मीन्स कोई भी आपकी स्पीच है उसके जो फ्रंट, उसका जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है आपकी स्पीच का, वो आपका प्रोलॉग होता है। मीन्स प्रोलॉग front part means opening part of your speech, and epilogue means to say the closing part of your speech. At last in the epilogue it is revealed that राइटर जो एपिलॉग में क्या रिवील करता है, दैट मार्वेल हैज सीक्रेटली कैप्ट
ग्रिफिन्स नोट, मार्वेल ने जो ग्रिफिन के नोट्स थे उन्हें छुपाया हुआ था, उन्हें अपने पास सेफ रखा हुआ था। एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टॉलन मनी, और उसने इसके नोट्स के साथ साथ जो ग्रिफिन की बहुत सारी मनी को भी चुरा लिया था, उसे भी अपने पास उसने रख लिया था। हैज नाउ, अब वो क्या हो गया था, बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन ओनर, अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर बन चुका था। कौन? टॉमस मार्वेल। एंड रनिंग द इनविजिबल मैन इन, और उसने इनविजिबल मैन के नाम से अपना एक इन खोला हुआ था, एक इन स्टार्ट किया था, मीन्स अपना बार उसने स्टार्ट किया था। और किसके नाम से? इनविजिबल मैन के नाम से। मार्वेल सिट्स इन हिज ऑफिस ट्राइंग टू डेसिपर द नोट्स इन द होप, जो मार्वेल अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो क्या करता है, वो कोशिश करता है, ट्राई टू डेसिपर, डेसिपर होता है समझने की, उसके नोट्स को समझने की कोशिश करता है। वो किस उसके नोट्स को समझने के लिए वो आशा करता है कि एक ना एक दिन मैं इन नोट्स को समझूंगा। एंड वन डे रिक्रिएटिंग ग्रिफिन्स वर्क, और जो ग्रिफिन का इनविजिबिलिटी का जो फॉर्मूला था उसे मैं दोबारा से रिक्रिएट कर दूंगा इन नोट्स के थ्रू। एंड द नोट्स आर कोडेड इन ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज, जो ग्रिफिन के नोट्स थे वो उसने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में कोड किए हुए थे। एंड ही इज कंप्लीटली इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड दीज नोट्स, बट जो मार्वेल था वो इन लैंग्वेजेस को नहीं जानता था, इसीलिए वो कंप्लीटली अपने आप को डिसेबल पाता है इन नोट्स को अंडरस्टैंड करने में। And at last conclusion, thus the invisible man, the protagonist, uses the result of his scientific experiment for evil things such as murder, theft, etc. जो इनविजिबल मैन है वो आपकी इस नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट मीन्स हीरो है, बट वो यूज करता है क्या, जो उसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, अपने उस एक्सपेरिमेंट को वो एज ए इविल थिंग्स, बुरी चीजों के लिए यूज करता है। मीन्स मर्डर, किसी का मर्डर करने के लिए, थेफ्ट, कहीं किसी के यहाँ चोरी करने के लिए, इन चीजों के लिए अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को वो यूज करता है। विच कॉजेज हिम टू बी हेटेड, और उसका क्या रिजल्ट उसे मिलता है कि सभी उससे नफरत करते हैं। एंड किल्ड बाय द सोसाइटी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और इसी का रिजल्ट होता है कि लास्ट में जो उसको सोसाइटी के द्वारा ही किल कर दिया जाता है स्टोरी के लास्ट में। Therefore, the title of the novel is suitable and relevant to the theme of the novel. इसीलिए हम कह सकते हैं जो आपकी ये प्रेजेंट नॉवल है, इसका टाइटल जो है वो मोस्ट सुटेबल है अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ दिस novel. And the invisible man ends with an epilogue. जो invisible man है वो एक epilogue पर end होती है, in which the narrator decides that, जिसमें कि नरेटर डिसाइड करता है दैट हिज हाइबरनेशन, हिज मीन्स द इनविजिबल मैन, इनविजिबल मैन का हाइबरनेशन है, हैज लास्टेड लॉन्ग इनफ, अब उसका हाइबरनेशन जो है वो इनफ हो चुका है। हाइबरनेशन होता है जब ये बियर होते हैं, ये विंटर के टाइम पे हाइबरनेट करते हैं, मीन्स एक एकांत से प्लेस पर जाके ये गहरी निद्रा में सो जाते हैं, मीन्स हाइबरनेशन करते हैं ये। एंड दैट ही विल फाइनली लीव हिज अंडरग्राउंड सेलर, और अब फाइनली क्या है, इनविजिबल मैन ने जो उसकी अंडरग्राउंड सेलर थी जहाँ पर कि वो अकेला रहता था, मीन्स वो इनविजिबल, वो उसकी एक अलग दुनिया थी, वो इनविजिबल रहता था, अब वो क्या है फाइनली वहां से उसे छुट्टी मिल गई है। अब उसने फाइनली क्या है रीजॉइन कर लिया है इस सोसाइटी को दोबारा, क्योंकि अब उसकी जो फाइनली बॉडी जो है वो विजिबल हुई है, इसीलिए अब उसने इस सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया है। अब उसका फाइनली हाइबरनेशन खत्म हो गया है। सो ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
ये जो आपका, अगर आपकी इस नॉवल से टाइटल अगर पूछा जाता है तो ये उसमें भी सुटेबल है, वहाँ ये लिख सकते हो आप। अगर आपकी नॉवल एज अ साइंस फिक्शन पूछी जाती है तब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड अगर आपकी नॉवल डिस्क्राइब द प्लॉट ऑफ द इनविजिबल मैन पूछा जाता है तब भी आप ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस के लिए एक सेम आंसर आप यूज कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।